हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्मल गौड़िया श्री वीर तेजा फाउंडेशन की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की जो एनिमल हस्बेंड्री जो शाखा है उसका एक टॉपिक लेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग। अर्थात पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन देखो, फर्स्ट बात में जैसे बात करते हैं मुर्गी पालन किसे कहते हैं। मांस उत्पादन के लिए, अंडों के उत्पादन के लिए मुर्गियों को पालना, वो क्या कहलाएगा? मुर्गी पालन। मुर्गी पालन जो है उसका उद्देश्य जो है उसकी हम बात करेंगे। तो मुर्गी पालन का उद्देश्य दो प्रकार से है। जैसे फर्स्ट तो है इसमें एक तो मांस उत्पादन के लिए अर्थात मीट प्रोडक्शन के लिए, मांस उत्पादन। दूसरा जो है अंडा उत्पादन, एग प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, मुर्गी पालन का जो उद्देश्य है वो दो प्रकार से है, एक तो मांस उत्पादन के लिए, एक अंडा उत्पादन के लिए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मांस की। मुर्गी का कुछ पशुओं का जो जैसे मांस है उनको निम्न नामों से जैसे विदित करते हैं। तो पहले जैसे हम बात करें मुर्गी का जो मांस है उसे हम चिकन कहेंगे। मुर्गी के मांस को क्या कहेंगे? चिकन। इसके बाद गाय का जो मांस है उसे बीफ के नाम से जानते हैं। बछड़े का जो मांस है उसे वेल के नाम से जानते हैं, वेल के नाम से जानते हैं। भैंस का जो मांस है उसे बफन के नाम से जाना जाता है। भेड़ का जो मांस है उसे मटन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बकरी का जो मांस है उसे चेवन के नाम से जाना जाता है। सूअर का जो मांस है उसे पौध के नाम से जानते हैं। सूअर का मांस जो होता है चटपटा मांस कहलाता है, कहा जाता है। तो चटपटा होने के कारण, नमकीनी मांस होने के कारण इसे हम बैकनी के नाम से भी जानते हैं। बैकनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इस प्रकार जैसे हो गया। एक बार फिर से, जैसे मुर्गी का मांस कहलाएगा चिकन, गाय का बीफ, बछड़े का बीफ, भैंस का बफन, भेड़ का मटन और बकरी का चेवल। इसके बाद जैसे सूअर का जो मांस उसे पौध के नाम से, बैंकनी के नाम से इसको जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया। आगे हम बात करेंगे अंडा उत्पादन की, मुर्गियों से अंडा प्राप्त करना। तो अंडा उत्पादन की हम बात करें तो सर्वप्रथम जैसे अंडे का जैसे औसत वजन की हम बात करें तो अंडे का जो औसत वजन है वो होता है 57 से 58 ग्राम। 57 से 58 ग्राम जो है वो एक अंडे का औसत वजन होता है। संरचना की इसकी बात करें अंडे की, तो इसमें जैसे फर्स्ट हम बात करें अंडे का जो ऊपर का जो कवच होता है, छिलका जिसे हम कहते हैं, वो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। इसका जो वजन होता है, कुल वजन का जैसे इसका देखा जाए, वेट देखा जाए इसका कैल्शियम कार्बोनेट का तो 6 से 7 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का जो छिलका है इसका वजन जैसे 6 से 7 ग्राम। इसके बाद बीच वाला जो सख्त भाग होता है उसे हम जर्दी के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, जर्दी के नाम से जानते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। जो निषेचित अंडे होते हैं उनमें जैसे देखा जाए तो उसको कहेंगे हम
जर्म डिस्क वाला भाग, जर्म डिस्क वाला भाग। एनिषेचित जो अंडे होते हैं उसको हम कहेंगे जर्म स्पोर। अर्थात जो निषेचित अंडे होते हैं उनमें जर्म डिस्क और अनिषेचित अंडों में जर्म स्पोर। इसके अलावा बीच वाला जो भाग है ये कहलाएगा स्वेदक, और इसकी मात्रा जो होती है वो 34 ग्राम। जर्दी जो है वो पाई जाती है 18 ग्राम। कुल मिलाकर के एक अंडे का जो औसत जो वेट देखा जाए तो 57 से 58 ग्राम इसका औसत वेट होता है। अब हम बात करेंगे, देखो अंडे के जैसे पोषकों की, कौन कौन से जैसे पोषक इससे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो अंडे में जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोटीन है, वसा है, इसके अलावा जैसे खनिज लवण मिनरल्स की तो बात करें वो भी जैसे प्रमुखता से इसमें पाए जाते हैं। तो अंडे में जैसे हम बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन के बारे में सबको पता है। हालांकि शरीर के लिए प्रोटीन जो है वो एक आवश्यक मतलब पोषक तत्व माना गया है, और विशेषकर युवा अवस्था में इसकी ज़्यादा आवश्यकता अपने को होती है, क्योंकि युवा अवस्था में आपको बताया कई प्रकार के हार्मोन्स जो है वो बढ़ते हैं, तो उनकी आवश्यकता के लिए जैसे प्रोटीन जो है वो एक मुख्य रूप से माना गया है। प्रोटीन की बात करें अंडे में तो ये पाया जाता है लगभग 11.6 से 7%। एक अंडे में लगभग देखा जाए प्रोटीन की मात्रा देखी जाए अंडे में। इसके बाद जैसे वसा की बात करें हम, वसा पाई जाती है इसमें 11%, और खनिज लवण, खनिज लवण की बात करें तो वो इसमें पाया जाता है 10.5%। ये इसमें प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, ये बात हो गई। इसके बाद देखो फ्रेंड्स हम बात करेंगे विशेष रूप से जैसे मनुष्य को जैसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, पर डे प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 60 ग्राम मतलब ले लीजिए 60 ग्राम जो प्रोटीन है उसमें से 1/3 भाग मतलब देखा जाए तो 20 ग्राम जो प्रोटीन है वो पशुजनित होनी चाहिए, जिसमें जैसे अंडे हैं, मांस है, दूध है, दही है इत्यादि से प्राप्त होनी चाहिए, मतलब पशुजनित प्रोटीन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अंडे से चूजा प्राप्त करना। अंडे से चूजा प्राप्त करना, तो अंडे से चूजे प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सेना भी इसको कहा जाता है। अंडों को सेना, चूजे प्राप्त करना, अंडों का सेना। तो अंडों का जो सेना है वो विशेष रूप से जैसे 2 प्रकार से किया जाता है। अंडों का जो सेना है विशेष रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, जिसमें 2 विधियां काम में ली जाती है। एक तो इसमें होती है प्राकृतिक विधि, और एक होती है कृत्रिम विधि। अंडों का जो सेना है वो 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, एक तो प्राकृतिक विधि और एक होती है इसमें कृत्रिम विधि। तो प्राकृतिक विधि की बात करें, आधार प्रकृति से तो बनी हुई है, ठीक है, इसमें कोई उपकरण वगैरह कोई काम में नहीं लिया जाता है। प्राकृतिक विधि में आपको पता है कि एक जो कुड़क मुर्गी होती है, देसी जो मुर्गी होती है, उसके द्वारा अंडे सेने का जो कार्य है वो करवाया जाता है। ठीक है, एक जो कुड़क मुर्गी होती है वो लगभग जैसे 8 से 10 अंडों को सेने का कार्य करती है, और कुड़क मुर्गी के द्वारा अंडों को सेने का एक और फायदा होता है, वो होता है फ्रेंड्स कि अंडों को सेने के साथ साथ जो कुड़क मुर्गी होती है वो चूजों का लालन पालन भी करती है, अर्थात उनका भरण पोषण जो है वो भी करती है। दूसरी जो विधि है वो होती है कृत्रिम विधि। कौन सी विधि होती है? कृत्रिम विधि होती है। कृत्रिम विधि में अंडे सेने के लिए आपको पता है एक उपकरण काम में लिया जाता है, जिसको हम कहेंगे इंक्यूबेटर। क्या कहेंगे? इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो उपकरण होता है लगभग जैसे फ्रिज के समान, जैसे एक कैबिनेट उसमें बना होता है, अलग अलग उसमें जैसे पार्ट्स होते हैं,
ऐसा ऑप्शन होता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में जैसे अंडों को सहने के लिए ये तो जैसे एक सीमित मतलब विधि है, सीमित जैसे कार्य के लिए, सीमित एक व्यवसाय के लिए अपनाया जाता है ये प्राकृतिक विधि। तो अगर बड़े पैमाने पर अगर इसका जैसे जैसे मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है तो कृत्रिम विधि अंडों को सहने के लिए इसमें विशेष रूप से काम में ली जाती है। कृत्रिम रूप से अंडों को सहने के लिए इंक्यूबेटर काम में लेते हैं। कृत्रिम विधि में देखो विशेष रूप से इंक्यूबेटर में पहले तो इंक्यूबेटर की सफाई करनी होती है। अपने को सफाई करने के लिए जैसे लालुआ है और फार्मेलिन जैसे गैस है, फार्मेल्डिहाइड गैस से उसे धूमित किया जाता है ताकि जो भी विषाणु है, जीवाणु है वो नष्ट हो जाए। इसके बाद जो स्वच्छ साफ जो अंडे होते हैं उनको ट्रे में एक समान जैसे परत के ऊपर परत जमा करके इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। इंक्यूबेटर का जो प्रारंभिक जो तापमान होता है, फर्स्ट जो टेम्परेचर जो होता है वो लगभग जैसे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका रखा जाता है। इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। इसके बाद जैसे प्रति सप्ताह जैसे टेम्परेचर जो है वो 1 से 2 डिग्री कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इंक्यूबेटर में जैसे अब आपको पता है मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का गर्भकाल होता है मुर्गी का। अपवाद स्वरूप इसमें जैसे एक नस्ल होती है टर्की नस्ल। कौन सी नस्ल होती है? टर्की नस्ल। टर्की नस्ल का जो गर्भकाल है वो 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। बाकी मुर्गियों का जो गर्भकाल है जो 28 दिन का होता है। ठीक, ये 21 दिन का होता है। 21वें दिन अर्थात जो चूजा होता है अंडे का जो संकरा जो भाग होता है उसको तोड़ करके बाहर निकल आता है। तो अब हम बात करेंगे जैसे इंक्यूबेटर में। तो इंक्यूबेटर में जैसे अंडों को रख दिया जाता है, प्रारंभिक जो टेम्परेचर है वो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें रखा जाता है। इसके बाद प्रति सप्ताह जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री कम कर दिया जाता है। ठीक है, 19वें दिन क्या करते हैं, अंडों को जैसे इंक्यूबेटर से निकाल करके बाहर रख दिया जाता है। इसके अलावा अंडों की जांच के लिए आपको पता है कि एक यंत्र काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं कैंडलर। कैंडलर लैंप के नाम से इसको जाना जाता है। कैंडल लैंप की सहायता से क्या करते हैं कि अंडों पर प्रकाश डाला जाता है। उसमें देखा जाता है कि जो जर्म डिस्क वाला भाग है वो भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए कैंडल लैंप से जो जांच की जाती है वो फर्स्ट जो जांच है वो 7 दिन के बाद की जाती है। दूसरी जो जांच है वो 14 दिन बाद 14वें दिन मतलब की जाती है। एक 7 दिन पर, एक 14 दिन पर की जाती है। तीसरी जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आपको पता है 21वें दिन तो चूजे जो है वो अंडों को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं। तो इसमें 7वें दिन एक जांच जो है 14वें दिन करनी पड़ती है। कैंडल लैंप की सहायता से अंडों पर प्रकाश डाला जाता है। उसमें देखा जाता है कि जर्म डिस्क वाले भाग से अगर भ्रूण बन रहा है, ठीक है, या नहीं बन रहा है, इस बात की पुष्टि की जाती है। अगर जिन अंडों से भ्रूण नहीं बन रहा है, जर्म डिस्क वाला भाग जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसे अंडों को निकाल करके इंक्यूबेटर से अलग कर दिया जाता है। या फिर गंदगी लगे जो अंडे होते हैं या जैसे ब्लड वगैरह जिन अंडों पर लगा रहता है, कहीं से डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे अंडों को निकाल करके बाहर अलग कर दिया जाता है। साफ स्वच्छ जो अंडे हैं उन्हीं से जो चूजे हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। इंक्यूबेटर में नमी की मात्रा देखी जाए तो 60 से 70% इसमें नमी रखी जाती है। 60 से 70% जो नमी है वो इसमें रखी जाती है। इससे ज़्यादा नमी होने पर आपको पता है कोक्सीडिया जैसे मतलब जो रोग है वो पैदा हो जाते हैं, प्रोटोजोआ जनित है। ज़्यादा नमी के ऊपर ये समस्या हो जाती है। अंडों को सहने के लिए आपको पता है इंक्यूबेटर हो गया। इंक्यूबेटर में जैसे जांच की जाती है अंडों की कैंडल लैंप के द्वारा। एक जांच जो है 7वें दिन की जाती है, एक जांच जो है 14वें दिन की जाती है। ठीक है, 19वें दिन क्या करते हैं, इंक्यूबेटर से अंडों को निकाल करके एक मतलब जो ट्रे है उसमें अलग जैसे रख दिया जाता है। 21वें दिन जो है चूजा जो होता है अंडे का जो संतरा वाला जो भाग होता है उसको तोड़ करके बाहर निकल आता है। इसके बाद एक दिन के चूजों को रखने का जो स्थान होता है उसे हम हैचरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हैचरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1 से 4 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनको ब्रूडर, 1 से 4 सप्ताह तक के लिए ब्रूडर हाउस में रखा जाता है। रखने की जो क्रिया है ब्रूडिंग कहलाएगी। ब्रूडिंग कहलाएगी। 4 से 8 सप्ताह के लिए रियर
रखने का जो क्रिया है उसको रीडिंग के नाम से जानते हैं। 9 से 12 सप्ताह के लिए ग्रोवर मैनेजमेंट, ग्रोवर मैनेजमेंट। 1 से 4 सप्ताह के चूजों को लेकर जैसे ब्रूडर, 1 दिन के बच्चों को जैसे हेचरी में, चूजों को एक हेचरी में रखा जाता है। 1 से 4 सप्ताह के ब्रूडर, 4 से 8 सप्ताह को रियरिंग इसको कहते हैं। 9 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनको ग्रोवर मैनेजमेंट में रखा जाता है। आपको पता है कि जैसे 1 दिन के जो चूजे होते हैं अर्थात वो मतलब जैसे चूजों का आवागमन जैसे करवाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे लाया जाता है, ले जाया जाता है, तो उसके लिए जैसे समय है 48 घंटे। तो 48 घंटे के भीतर अर्थात नवजात जो चूजे होते हैं 48 घंटों के भीतर उनको लाया और ले जाया जा सकता है। इस पीरियड में उसको खिलाने पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतनी मतलब जो ऊर्जा है वो अंडे से ग्रहण करके आता है चूजा, तो खिलाने पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात 48 घंटे तक उसको कहीं भी जैसे ले जाया लाया जा सकता है। उसके बाद जैसे फर्स्ट बार में उसको हल्का राशन जो है, छाछ है, मट्ठा है इत्यादि उसको दिया जाता है। इसके बाद देखो अब जैसे कई प्रकार की जैसे समस्याएं भी पाई जाती है। 1 से 2 माह के जो चूजे होते हैं उनमें एक मुख्य समस्या पाई जाती है, इसे हम कहेंगे कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म के नाम से इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि चूजे जो है वो आपस में चोंच मार करके एक दूसरे को घायल कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। कैनाबोलिज्म इसको कहा जाता है। तो इसमें इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि चूजों की जो चोंच है वो काट दी जाती है। चोंच काटी जाती है वो किसके द्वारा, डीबीकर, डीबीकर एक यंत्र होता है उसके द्वारा चूजों की जो चोंच है काटी जाती है, और इस क्रिया को कहा जाता है डिल्फिंग। क्या कहा जाता है इसको, डिल्फिंग कहा जाता है। समस्या जो है 1 महीने के लगभग चूजे जो होते हैं 30 से 40 दिन के जो चूजे होते हैं उनमें ये समस्या पाई जाती है कि कैनाबोलिज्म की, एक दूसरे को चोंच मार करके घायल कर देते हैं, और इस समस्या से छुटकारा के लिए उसकी चोंच काट दी जाती है, चूजों की चोंच काट दी जाती है। चोंच काटने के लिए जिस यंत्र को हम काम में लेते हैं उसे डीबीकर कहते हैं, और चोंच काटने की जो क्रिया होती है उसे डिल्फिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है चोंच काटी जाती है, ऊपर वाली चोंच लगभग जैसे 1/4 भाग और नीचे वाली जो चोंच है वो 1/8 भाग काटी जाती है। अर्थात ऊपर वाले भाग को थोड़ा कम और नीचे वाले भाग को ज्यादा काटा जाता है। इसके बाद देखो एक और जैसे चूजों में जैसे क्रिया की जाती है कैफोनाइजेशन। कैफोनाइजेशन में क्या होता है, मेल जो होते हैं, नर चूजे जो होते हैं उनका बधियाकरण किया जाता है। ठीक है, नसबंदी उनकी की जाती है। ये क्रिया की जाती है मेल का वेट बढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा आय प्राप्त करने के लिए, उसका ज्यादा वेट बढ़ाने के लिए। तो ज्यादा वेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नसबंदी कर दी जाती है। इस क्रिया को हम कहेंगे कैफोनाइजेशन। ठीक है, क्या कहेंगे इस क्रिया को, कैफोनाइजेशन। कैफोनाइजेशन के द्वारा ये क्रिया, ये कैफोनाइजेशन की क्रिया की जाती है नर चूजों को जैसे बधियाकरण करने के लिए। और इसके बाद जैसे जो नसबंदी की हुई जो चूजे होते हैं उनको कैफन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैफन के नाम से जानते हैं। और बधियाकरण करने के लिए एक हार्मोन्स भी काम में लिया जाता है। ये हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, जैसे इसको कहेंगे हम डाईएस्ट्रोल वेस्ट्रोल हार्मोन। क्या कहेंगे, डाईएस्ट्रोल वेस्ट्रोल। डाईएस्ट्रोल वेस्ट्रोल हार्मोन्स इसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक क्रिया की जाती है जिसे हम कहते हैं डीवर्मिंग। वर्म का मतलब जैसे पेट में जैसे संक्रमण हो जाता है, कई प्रकार के जैसे वर्मी हो जाते हैं, कर्मी हो जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जैसे लाल दवा है, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है, इत्यादि इनको दिया जाता है। इसके अलावा जैसे एक जो साधारण जैसे मुर्गी घर होता है उसमें कई प्रकार के उपकरण भी जैसे रखे जाते हैं, इसकी जैसे चूल्हा होता है, ठीक है, कैंडलर होता है, लैंप होता है, ठीक है, अन्य प्रकार कई प्रकार के जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब जैसे चूजों को स्वस्थ रखने के लिए, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उनको हरे चारे की भी आवश्यकता होती है और ग्रिड खिलाने की भी आवश्यकता होती है। ग्रिड खिलाने के लिए
चूना पत्थर जो होता है या संगमरमर के जो टुकड़े हैं वो रखे जाते हैं, और हरे चारे की पूर्ति के लिए अर्थात मुर्गियों का जैसे डाइजेशन सही रखने के लिए क्या करते हैं, हरा चारा उनको खिलाया जाता है। हरे चारे के रूप में जैसे रिजका ले सकते हैं, परसिन ले सकते हैं या फिर पालक ले सकते हैं। प्रति 100 मुर्गियों के ऊपर जैसे 3 किलोग्राम जो है हरे चारे की आवश्यकता होती है। 100 मुर्गियों के लिए 3 किलोग्राम जो है हरे चारे की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जैसे मुर्गियों की नस्लें, उनके रोगों के बारे में। तो वो फ्रेंड्स जैसे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें डालेंगे। धन्यवाद।